हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शुभम पुरोहित, आपका ज्योग्राफी एजुकेटर, स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स जो कि फेमस है पूरे इंडिया में क्वालिटी कंटेंट सिस्टमेटिकली प्रोवाइड करने के लिए, जहां पर आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सभी कक्षाएं मिलती हैं इंग्लिश मीडियम में, और 6वीं से लेकर 12वीं तक हम आपको प्रोवाइड करते हैं हिंदी माध्यम में सभी कक्षाएं। साथ ही साथ अगर आप ई नोट्स और ई बुक्स लेना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हम लोग कक्षा 12वीं की बुक जिसका नाम था मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इस बुक को हम लोग पढ़ रहे थे। इस बुक का जो सेकंड चैप्टर था जिसका नाम था विश्व जनसंख्या घनत्व और वृद्धि, वितरण घनत्व और वृद्धि, इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर रहे थे। इस चैप्टर के कंप्लीट करने के बाद मैंने आप लोगों को एनसीईआरटी सॉल्यूशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कंप्लीट करा दिए थे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्विक रिवीजन। हम इस चैप्टर का जो है क्विक रिवीजन करेंगे 15 से 20 मिनट में। आप लोगों की डिमांड होती है कि सर एक छोटी वीडियो बना दीजिए जो कि एग्जाम जो है टाइम में हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सके। तो हम लोग जो है बहुत कम समय में इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे, आपकी कोई चीज छूटे नहीं और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों का रिवीजन भी हो जाए। हम लोगों का मकसद इस वीडियो सीरीज को बनाने का यही है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो आप लोगों को जनसंख्या वितरण के बारे में बताया गया है। जनसंख्या वितरण का सीधा सा अर्थ होता है कि भूपृष्ठ पर लोग किस तरीके से वितरित हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं जनसंख्या वितरण। हम लोगों को पता है कि पूरी पृथ्वी पर लोग समान तरीके से वितरित नहीं है, ये वितरण असमान है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि विश्व की जो है लगभग जो है 90% जो आबादी है वो कितने एरिया पर रहती है, तो विश्व की जो 90% आबादी है वो स्थल जो खंड है उसके लगभग 10% क्षेत्र में ही रहती है। मतलब 90% आबादी 10% क्षेत्र में रह रही है। ऐसे ही आप लोग समझ सकते हैं कि दुनिया के 10 सबसे ज्यादा आबादी वाले जो देश हैं, दुनिया की आबादी का लगभग 60% योगदान करते हैं। मतलब हम 10 देशों की बात करें तो उनमें लगभग दुनिया की 60% आबादी रहती है, और उनमें से भी 6 तो कहां के हैं, 6 तो सिर्फ एशिया के ही हैं। तो इस तरीके से जनसंख्या वितरण जो है आप लोगों को अगर समझाने को आ जाए, क्योंकि जैसे ही आप एनसीईआरटी बुक खोलेंगे तो उसमें आप एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे जॉर्ज बी क्रेसी का। उसमें उन्होंने कहा है कि एशिया में बहुत कम स्थानों पर बहुत ज्यादा लोग और बहुत ज्यादा स्थानों पर बहुत कम लोग रहते हैं, और उसमें यह भी लिखा गया है कि ये जो लाइन है वो विश्व की जनसंख्या वितरण के संदर्भ में भी सही है। तो ये बात जो है आप लोग जो है प्रूफ अगर आपको उस लाइन को करना है तो आप ये दो बातें हैं उसमें लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वाली स्लाइड बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोगों को समझना है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कितने लोग रहते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। बात समझ में आ रही है? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जितने लोग रहते हैं। यहां पर कुछ क्षेत्रों के नाम लिखे गए हैं जहां पर जनसंख्या घनत्व जो है ज्यादा है और जहां पर जनसंख्या घनत्व जो है बहुत कम है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है आप लोगों को ये नाम याद रहे कि ऑब्वियसली हमें पता है कि ऐसे क्षेत्र जो कि प्लेन एरिया होते हैं, ऐसे क्षेत्र जहां की मिट्टी अच्छी होती है, ऐसे क्षेत्र जहां की जलवायु ज्यादा अच्छी होती है, वहां पर जनसंख्या घनत्व जो है ज्यादा पाया जाता है। और ऐसे क्षेत्र जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, ऐसे क्षेत्र पर जनसंख्या घनत्व जो है बहुत कम पाया जाता है। तो आप लोग जो है इन क्षेत्रों के नाम जो है यहां पर देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जनसंख्या घनत्व में जो है उसका फॉर्मूला है। जनसंख्या जो घनत्व है उसका फॉर्मूला होता है जनसंख्या अपॉन या जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। ठीक है, और जनसंख्या की जो यूनिट होती है वो होती है व्यक्ति। क्या होती है? जनसंख्या। भाई व्यक्तियों से मिलकर ही तो जनसंख्या बनती है। और क्षेत्रफल की जो यूनिट होती है वो होती है वर्ग किलोमीटर। क्या होती है? वर्ग किलोमीटर। तो अगर आप लोगों को जो है जनगणना जनसंख्या घनत्व अगर आप लोगों को निकालने के लिए आ जाए तो आप लोगों को जो यूनिट लगानी है वो यूनिट लगानी है व्यक्ति बटे वर्ग किलोमीटर। देख लीजिए, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जनसंख्या घनत्व। एक क्वेश्चन जो है आप लोगों को दिया गया था कि मान लीजिए किसी देश की जो जनसंख्या है वो कि 1 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख है। मान लीजिए किसी क्षेत्र की जो जनसंख्या है वो 10 लाख है और क्षेत्रफल जो है वो है 10,000। तो आप लोग जो है जनसंख्या घनत्व कैसे निकालेंगे? 10 लाख को डिवाइड कर देंगे क्षेत्रफल यानी 10,000 से, तो टोटल जो आंसर आएगा वो आएगा 100। ठीक है, ये जो 4 शून्य है उससे ये 4 शून्य कट जाएंगे और ये 100 जो है उसका आंसर आएगा। तो आप लोगों को सिर्फ 100 नहीं लिखना है, यहां पर आप लोगों को जो यूनिट लगानी है वो यूनिट है व्यक्ति बटे वर्ग किलोमीटर। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को जनसंख्या जो घनत्व है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है जनसंख्या वृद्धि दर। भाई जनसंख्या वृद्धि दर क्या होती है? दो समय अंतरालों के बीच अगर जनसंख्या
जनसंख्या जो है बढ़ जा रही है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जनसंख्या वृद्धि दर। मतलब किसी क्षेत्र की निश्चित समयावधि में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि बोलते हैं। जब जनसंख्या परिवर्तन को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं जनसंख्या वृद्धि दर। भाई किसी भी चीज को अगर आप प्रतिशत में व्यक्त करेंगे तो वहां पर आपको दर लगाना होगा, तो यहां पर हो जाएगा, इसे हम बोलेंगे जनसंख्या वृद्धि दर। अब ये जनसंख्या वृद्धि दो तरीके से हो सकती है, या तो जनसंख्या बढ़ सकती है तो इसे हम लोग बोलेंगे जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि, अगर जनसंख्या कम हो जाती है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। देखिए जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि मतलब दो समय अंतरालों के बीच अगर जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो जाती है, मतलब ज्यादा लोग पैदा हो रहे हैं, मरने वालों की संख्या कम है, तो ऑब्वियसली जनसंख्या बढ़ेगी, इसे हम लोग बोलेंगे जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। दो समय अंतरालों के बीच अगर जनसंख्या कम हो रही है, मतलब मृत्यु ज्यादा लोगों की हो रही है, जन्म कम लोगों का हो रहा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वाली बात जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब दो चीजें आप लोगों को पढ़नी होती है, एक होती है जनसंख्या की वृद्धि और दूसरा होता है जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। अभी हम लोगों ने पिछली स्लाइड्स में देखा था जनसंख्या की वृद्धि। अब जनसंख्या की वृद्धि जो है, अगर जनसंख्या की वृद्धि की बात की जाए तो जनसंख्या की वृद्धि सिर्फ जन्म दर और मृत्यु दर पर निर्भर करती है। अगर जन्म दर ज्यादा है, मृत्यु दर कम है तो ये धनात्मक वृद्धि, अगर मृत्यु दर ज्यादा है और जन्म दर कम है तो ये ऋणात्मक वृद्धि कहलाएगी। लेकिन अगर मैं वास्तविक वृद्धि की बात करूं तो यहां पर जन्म दर और मृत्यु दर के अतिरिक्त एक तीसरी चीज आकर जुड़ जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रवास। क्या बोलते हैं, प्रवास, मतलब एक जगह से दूसरी जगह लोगों का जाना। तो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू बताया था कि मान लीजिए जगह कोई एक ए है और दूसरी जगह मान लीजिए कोई बी है, तो ए जगह से मान लीजिए कोई व्यक्ति बी जगह पर जाता है। कौन सी जगह से, ए जगह से मान लीजिए कोई व्यक्ति बी जगह पर जाता है, तो ए जगह को हम लोग बोलते हैं उद्गम केंद्र। क्या बोलते हैं, उद्गम केंद्र या उद्गम स्थान, कुछ भी बोल सकते हैं। दूसरी जगह पर जहां पर व्यक्ति जा रहा है, मतलब बी जगह पर अगर व्यक्ति जा रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे गंतव्य स्थान। कौन सा स्थान, गंतव्य स्थान। यह है उद्गम स्थान। ए जगह से व्यक्ति जा रहा है मतलब उद्गम स्थान, दूसरी जगह पर व्यक्ति आ रहा है मतलब गंतव्य स्थान। ए जगह का व्यक्ति जा रहा है मतलब उड़ने से आप लोग याद रख सकते हैं, ए जगह का व्यक्ति उड़ जा रहा है तो इसे हम लोग बोलेंगे उत्प्रवासी। क्या बोलेंगे, उत्प्रवासी। और बी जगह पर व्यक्ति आ रहा है, इसे हम लोग बोलेंगे अप्रवासी। क्या बोलेंगे, अप्रवासी। ए जगह से व्यक्ति जा रहा है मतलब उत्प्रवासी, बी जगह पर व्यक्ति आ रहा है मतलब अप्रवासी। अब देखिए जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की जो गणना है वो किस तरीके से की जाती है। वास्तविक वृद्धि की अगर हम लोग गणना करेंगे तो जन्म लिए हुए लोगों को हम लोग क्या करेंगे, प्लस। भाई जितने लोगों ने जन्म लिया है उतने लोगों को हम प्लस ही तो करेंगे ना, तो जन्म लेने वाले लोगों को हम लोग प्लस कर रहे हैं, जिन लोगों की मृत्यु हो रही है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। जितने लोग आ रहे हैं उतने लोगों को हम लोग प्लस कर रहे हैं, और जितने लोग जा रहे हैं मतलब उत्प्रवासी जितने हैं उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस। तो ये जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा किसका, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि का। बात समझ में आ रही है, याद रखना है इस फॉर्मूले को, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। नेक्स्ट चीज हम लोगों को पढ़नी है, एक मॉल्थस, एक व्यक्ति है जॉन मॉल्थस, उन्होंने जो है थॉमस मॉल्थस, उनका एक सिद्धांत था। वो सिद्धांत क्या था, इस सिद्धांत को उन्होंने 1893 में दिया था। ये सिद्धांत ये कहता है कि मान लीजिए एक डाइनिंग टेबल है और इस डाइनिंग टेबल पर जो है खाना लगा हुआ है। इस डाइनिंग टेबल पर जो है खाना जो है लगा हुआ है, कि खाना मैंने जो है इस डाइनिंग टेबल पर जो है लगा दिया है। एक बार मैं फिर से जो है बना दे रहा हूँ। ये डाइनिंग टेबल है और उस पर जो है खाना जो है रखा हुआ है, देखिए खाना मैंने लगा दिया है, और डाइनिंग टेबल के चारों तरफ जो है वो लोग बैठे हुए हैं। तो ये चारों तरफ जो है मैंने लोग बैठा दिए हैं। अब ये मॉल्थस है, इनका कहना यह है कि ये डाइनिंग टेबल कुछ नहीं है, ये प्रकृति है, और ये जो लोग बैठे हुए हैं वो हम हैं। अगर इतने लोग इतने डाइनिंग टेबल के खाने के ऊपर रहते हैं, निर्भर रहते हैं, तो प्रकृति में संतुलन बना रहता है, मतलब प्रकृति अपना काम जो है करते रहती है। इतने लोगों के लिए भोजन हमेशा प्रकृति जो है वो देती रहेगी। लेकिन मान लीजिए लोग अचानक बढ़ जाते हैं, मतलब जनसंख्या में जो है बढ़ोतरी अगर हो जाती है, जनसंख्या में जो बढ़ोतरी है, मैं उसको दूसरे पेन से बना दे रहा हूँ। मान लो जो येलो लोग हैं वो बढ़ गए। अब येलो लोग अगर बढ़ गए और प्लेट पर जो खाना है या डाइनिंग टेबल पर जो खाना है वो तो उतना ही है, मतलब लोगों की जो संख्या है वो बढ़ गई है, खाने की संख्या यानी खाद्यान्न जो है वो कम हो गया है। तो अब क्या होगा, अब इस खाद्यान्न के पीछे जो है वो लड़ाई होगी, या फिर लोग अगर म्यूचुअली ये भी डिसाइड करें कि भाई थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं, तो किसी व्यक्ति को कम, किसी को ज्यादा, मतलब यहां पर कुपोषण जैसी चीजें बनती रहेंगी। तो सार क्या है, दरअसल समरी ये है, जॉन माल्थस ये कहते हैं, थॉमस माल्थस ये कहते हैं कि भाई प्रकृति में अगर खाना संतुलित अवस्था
अवस्था में है, लोगों के लिए पर्याप्त है, और अगर इतनी जनसंख्या है कि लोग उतने खाने को अगर खा सकते हैं जितना प्रकृति दे रही है तो ठीक है। लेकिन अगर जनसंख्या बढ़ जा रही है तो प्रकृति के खाद्यान्न की पैदा करने की एक क्षमता होती है वो सीमित होती है। ऐसे में क्या होगा, या तो बीमारियां बढ़ेंगी, महामारी आएगी, युद्ध होंगे, और ऐसे समय में प्रकृति अपने आप को संतुलित कर लेती है और जो जनसंख्या है उसमें गिरावट देखने को मिलती है। ये देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं। थॉमस माल्थस सिद्धांत के अनुसार लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा तेजी से बढ़ेगी। मतलब अगर संख्या इतनी है, खाने की संख्या इतनी है और लोग अगर अचानक बढ़ेंगे तो जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम क्या होगा, अकाल होगा, बीमारी होगी, भुखमरी होगी, युद्ध होंगे, और ये सारी चीजों के रूप में जनसंख्या जो है फिर नीचे गिर जाएगी। ये थ्योरी थी थॉमस माल्थस की। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय जो प्रश्न है उसमें थॉमस माल्थस ने क्या बात बोली है ये लिखने को आ सकती है। अब देखिए जैसा कि मैंने पहले बताया कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो एक कारक हो सकता है भाई प्राकृतिक कारक या भौगोलिक कारक। मतलब ऐसी जगह है जहां पर जो है उच्चावच, मतलब यदि मैं बोलूं ऐसी जगह जो कि प्लेन होती है वहां पर लोग रहना पसंद करते हैं, और ऐसी जगह जो कि उबड़ खाबड़ होती है, पर्वत पठारी मैदान जो है मैदानी इलाके नहीं होते, पर्वत पठार होते हैं, वहां पर लोग रहना पसंद नहीं करते। तो कहने का मतलब ये है कि प्लेन जगह पर जनसंख्या का वितरण ज्यादा होता है और पठारी जगह पर्वतीय जगहों पर जनसंख्या का वितरण जो होता है वो कम होता है। इसी तरीके से कहीं की जलवायु अगर बहुत अच्छी है, क्लाइमेट बहुत अच्छा है, तो वहां पर लोग ज्यादा रहते हैं, और ऐसी जगह जहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, तो वहां का क्लाइमेट जो है अगर लोगों को अच्छा नहीं लगता तो जनसंख्या कम रहती है, वितरण कम रहता है। इसी प्रकार जो मृदा है, मतलब ऐसी मृदा जो उपजाऊ होती है जैसे कि दोमट मिट्टी, ऐसी मृदाओं के किनारे लोग ज्यादा रहते हैं। ऐसी जगह जो रेतीली हो, जो उपजाऊ मिट्टी जहां पर नहीं होती है, वहां पर जनसंख्या कम रहती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि राजस्थान में जो थार डेजर्ट है वहां पर जनसंख्या कम है, क्योंकि उपजाऊ मिट्टी होती है तो पैदावार ज्यादा होती है, कृषि कार्य ज्यादा अच्छे से हो सकता है। तो ये हो गया जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो हम लोग भौगोलिक कारक हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। जल की उपलब्धता ये भी एक भौगोलिक कारक है। भाई अगर कहीं पर पानी उपलब्ध ज्यादा होता है, क्योंकि जल ही तो जीवन है, पानी ज्यादा होता है तो लोग जनसंख्या वहां ज्यादा रहती है, और पानी अगर कम होता है तो जनसंख्या जो होती है वहां पर कम रहती है। वनस्पति के साथ भी यही है। कई बार क्या होता है, ज्यादा वनस्पति वाले एरिया में भी लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, कम वनस्पति वाले जगह पर लोग रहना पसंद करते हैं। हालांकि यह है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का व्यवसाय लकड़ियों को काटने का ही है, या फिर ऐसा व्यवसाय है कि जंगलों से ही मान लीजिए उसका जीविकोपार्जन होता है, तो फिर जनसंख्या वहां पर ज्यादा रह जाती है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने भौगोलिक कारक देखे। इसी तरीके से आर्थिक कारकों में क्या है, हम लोग ये देखते हैं कि कहाँ पर जो है ट्रांसपोर्ट सुविधाएं जो हैं, या एक जगह से दूसरी जगह कोई व्यक्ति जा सके, ऐसी सुविधाएं मान लीजिए जहाँ पर ज़्यादा होती हैं तो वहाँ पर लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसी जगह जहाँ पर ट्रांसपोर्ट सुविधाएं अच्छी नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नहीं जाया जाता, वहाँ पर लोग नहीं रहते हैं। इसी तरीके से नगरों का आकर्षण भी लोगों के लिए जो है, लोगों को आकर्षित करता है अपनी तरफ आने के लिए। औद्योगिक क्षेत्रों में लोग नौकरियों के लिए जो है वो जाते हैं, ऐसी जगह पर जनसंख्या ज़्यादा होती है। ऐसी जगह जहां पर खनिज ज्यादा होते हैं, मिनरल्स ज्यादा होते हैं, वहां पर भी लोग रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसी जगह क्या होती है, इंडस्ट्रीज के लिए जो होती है मुख्य आकर्षण का केंद्र होती है, और इंडस्ट्रीज लगेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोग वहां पर जाएंगे। ये हम लोगों ने देखा आर्थिक कारक। इसी तरीके से धार्मिक और सामाजिक कारक अगर हम लोग देखें तो धार्मिक कारकों से भी लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और ऐसी जगह पर जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है। जैसे कि हम लोग देखें, लोग अंतिम समय में मानते हैं कि भाई हम लोग अगर मथुरा वृंदावन चल जाएं, काशी चले जाएं, इलाहाबाद चले जाएं, ऐसी धार्मिक अगर जगहों पर चले जाएं, हरिद्वार चले जाएं, तो जो है हमको जो है पुण्य की प्राप्ति होगी और स्वर्ग मिलेगा। तो ऐसी जगहों पर लोग जो है रहना ज्यादा पसंद करते हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कहीं पर सामाजिक रूप से अशांति है, युद्ध चल रहे हैं, सरकारें जो है बहुत ज्यादा सहयोग लोगों को नहीं कर रही है, तो ऐसी जगह पर लोग रहना पसंद नहीं करते। जैसे कि मान लीजिए जो फारस की खाड़ी का युद्ध है, मतलब मिडिल ईस्ट में अगर युद्ध होते हैं, श्रीलंका में अगर संघर्ष होते हैं, तो लोग वो जगह को छोड़कर चले जाते हैं। तो किसी जगह पर लोग किस तरीके से रहते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं जनसंख्या वितरण। और जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले तीन कारक हैं, प्राकृतिक या भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, और तीसरा हम लोगों ने देखा धार्मिक या सामाजिक सांस्कृतिक कारक। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को तीनों कारक बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब देखिए, जनसंख्या परिवर्तन के तीन घटक होते हैं, मतलब किसी जगह की जनसंख्या जो है वो किस तरीके से परिवर्तित हो रही है, मतलब चेंज हो रही है, घट रही है, बढ़ रही है। या तो वो जन्म दर पर डिपेंड करती है, अगर जन्म दर ज्यादा ही जनसंख्या बढ़ जाएगी, जन्म दर कम हुई जनसंख्या
कम हो जाएगी। इसी तरह मृत्यु दर ज़्यादा हुई, जनसंख्या कम हो जाएगी, मृत्यु दर कम हुई, जनसंख्या बढ़ जाएगी। और एक जगह से दूसरी जगह पर लोगों का जाना, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रवास, ये भी जो है जनसंख्या जो है परिवर्तन उसको प्रभावित करता है। अब प्रवास मतलब एक जगह से लोग आखिर दूसरी जगह जाते क्यों हैं, तो इसके हम लोगों ने दो फैक्टर देखे थे। एक हम लोगों ने देखा था अपकर्ष कारक और दूसरा हम लोगों ने देखा था प्रतिकर्ष कारक। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रतिकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक मतलब जो नेगेटिव चीज है, मतलब जो नेगेटिव कारणों की वजह से, नकारात्मक कारणों की वजह से एक जगह से व्यक्ति दूसरी जगह जो है चला जाता है, अपना स्थान छोड़ने को मजबूर हो जाता है, इसे हम लोग बोल देंगे पुश फैक्टर। क्या बोलेंगे? पुश फैक्टर। तो ऐसे फैक्टर जिनकी वजह से एक व्यक्ति मजबूर होता है दूसरी जगह चले जाए, उसे हम लोग बोलते हैं प्रतिकर्ष कारक। इसमें सारी नेगेटिव चीजें आएंगी, जैसे रहने सहने की जो या रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक परिस्थितियां मान लीजिए वहां पर नेगेटिव है, प्रतिकूल जलवायु है, प्राकृतिक विपदाएं मान लीजिए डिजास्टर बहुत ज्यादा आ रहा है, महामारियां मान लीजिए फैल रही हैं, और आर्थिक रूप से पिछड़ापन, मतलब वो जगह जो है आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई है, तो लोग जो है एक जगह छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। और इनके अपोजिट जो कारक हैं जो कि पॉजिटिव रहेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे पुल फैक्टर या फिर अपकर्ष कारक। मतलब जस्ट अपोजिट कर दीजिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो काम की बेहतर तलाश में दूसरी जगह जाता है, या फिर रहने के लिए मान लीजिए उसको कोई दूसरी अच्छी जगह चाहिए जहां क्या है शांति और स्थायित्व है, जहां उसकी संपत्ति की सुरक्षा हो सकती है, जहां की जलवायु जो है वो क्लाइमेट जो है वो बहुत अच्छा है, ऐसी जगह पर लोग रहना पसंद करते हैं। और इन कारणों की वजह से अगर कोई व्यक्ति जगह छोड़ता है तो उसे हम लोग बोलते हैं अपकर्ष कारक, यानी कि पुल फैक्टर। पुल मतलब खींचना, मतलब इन कारणों, ये कारण मुझे मान लीजिए या दूसरे व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह खींच रहे हैं, तो इसे हम लोग बोलेंगे अपकर्ष कारक। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको रट लीजिएगा बहुत अच्छे से। अब देखिए जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं भी हम लोगों को देखनी है कि अगर मान लीजिए जनसंख्या ज्यादा बढ़ जाती है तो इससे कौन कौन सी समस्याएं होती है। एक तो संसाधनों पर अत्यधिक भार आता है, मतलब रिसोर्सेज तो उतने ही है और उन पर जो है ओवर जो है वेट आ जाता है, लोग बहुत ज्यादा मात्रा में संसाधनों की डिमांड करते हैं, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तीव्र गति से संसाधनों का ह्रास होता है, जो है जनसंख्या के भरण पोषण में कठिनाई आती है, लोगों का पेट नहीं भरता है, लोगों को मिनरल्स नहीं मिलते हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, डेवलपमेंट अच्छा नहीं होता है अगर जनसंख्या वृद्धि बहुत ज्यादा होती है। अब जनसंख्या जो ह्रास हो उसके परिणाम स्वरूप अगर मान लीजिए जनसंख्या बहुत तेजी से जो है घट जाए तो भी क्या दिक्कत आती है, तो भाई जनसंख्या का या संसाधनों का हम लोग पूर्ण उपयोग नहीं कर पाते, समाज की आधारभूत संरचना स्वयं ही अस्थिर हो जाती है। भाई लोग जो वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल या अस्थिर हो जाता है, देश का भविष्य चिंता और निराशा में डूब जाता है। भाई जनसंख्या नहीं होगी तो हमारे देश का भविष्य का क्या होगा, इस बात की भी चिंता पूरे देश को हो जाती है। तो ये जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं, ये जनसंख्या ह्रास के परिणाम हम लोगों ने डिस्कस किए। इसके बाद जो है हम लोगों को ये देखना है कि जनसंख्या अगर तीव्र गति से बढ़े, किसी भी देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने पर वहां के आर्थिक विकास पर कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं वो हम लोगों को यहाँ पर देखना है। जैसे कि भोजन की समस्या होती है, आवास की समस्या होती है, बेरोजगारी बढ़ती है, रहन सहन की निम्न दशाएं देखने को मिलती हैं, बचत में कमी, मतलब हम लोगों की सेविंग कम होती है। भाई ऑब्वियसली जनसंख्या ज्यादा होगी एक घर में या देश में तो सारी सेविंग तो वहां पर चली जाएगी ना, स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। और लास्ट चीज हम लोगों को इस चैप्टर के बारे में पढ़ना है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन या जनांकीय संक्रमण। इस जनांकीय संक्रमण क्या होता है इस बात को हम लोग समझ लेते हैं। तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जो है बेसिकली क्या है, एक जगह कितनी जनसंख्या है और भविष्य में उस जगह जनसंख्या क्या होने वाली है, इस बात को नापने का, इस बात को भांपने का एक तरीका है जिसे हम लोग बोलते हैं जनांकीय संक्रमण या फिर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। बेसिकली जनांकीय संक्रमण सिद्धांत ये बताता है कि जैसे ही जो है एक समाज जो है ग्रामीण खेतीहर व्यवस्था से अगर अशिक्षित, मतलब अगर वो समाज है ग्रामीण समाज है और अशिक्षित है, इस समाज से जैसे ही वो समाज जो है नगरीय समाज की ओर आगे बढ़ता है, औद्योगिक समाज की ओर आगे बढ़ता है, तो जनसंख्या में किस तरीके से परिवर्तन हम लोगों को देखने को मिलते हैं, उस ट्रांजिशन को हम लोग बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। फिर से मैं आप लोगों के लिए एक बार बता देता हूं कि एक जगह मान लीजिए जहां जनसंख्या जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि वो जनसंख्या क्या होगी, अशिक्षित होगी। तो ग्रामीण अशिक्षित जो जनसंख्या है और वही जनसंख्या मान लीजिए शिक्षित हो जाती है, मान लीजिए क्या हो जाती है, शिक्षित हो जाती है नगरीकृत
वो जनसंख्या जो है हो जाती है। तो ग्रामीण अशिक्षित समाज से नगरीय और शिक्षित व्यवस्था में जो ट्रांजिशन हम लोगों को देखने को मिलता है, उसी ट्रांजिशन को हम लोग बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन या फिर जनांकिकीय संक्रमण। और इस दौरान हमें जनसंख्या में क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं, अब देखिए उस चीज को यह है ग्राफ में आप लोगों के लिए, आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया गया है। अब देखिए मान लीजिए यहां पर एक ग्राफ है जिसमें कि दो अक्ष आप लोग देख सकते हैं, एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष है। मैं एक बार यहां पर लोकेट कर देता हूं बहुत अच्छे से। देखिए मान लीजिए ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस पर दो नंबर्स दिए गए हैं, एक नंबर है 15 और एक नंबर है 35। ये शो करते हैं कि भाई जो नंबर है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। और एक्स एक्सिस पर जो है विभिन्न देश अवस्थित है। अब देखिए मान लीजिए जैसे ही जन्म दर और मृत्यु दर बढ़ती है, अगर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही हाई होती है तो आप समझ सकते हैं कि वहां की जनसंख्या जो रहेगी वो स्थिर रहेगी। भाई जन्म दर भी उतनी है, मृत्यु दर भी उतनी है, मतलब जनसंख्या क्या है, जनसंख्या क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। और जैसे ही फेज जो है आगे बढ़ता है, ये जो फेज है ये है फर्स्ट फेज, मतलब पहला जो पड़ाव है। जैसे ही समय आगे बढ़ता है तो क्या होता है, समय के साथ धीरे धीरे जो है जनसंख्या वो है जो है धीरे धीरे जो है कम होने लगती है। लेकिन जनसंख्या में जो जन्म दर है उसमें जो गिरावट है वो इतनी आसानी से नहीं होती। ये जन्म दर है उसमें गिरावट है, ये जन्म दर की गिरावट जो है वो इतनी आसानी से नहीं होती। लेकिन मृत्यु दर में जो गिरावट है वो तुरंत हम लोगों को देखने को मिलती है। अब आप पूछेंगे कि मृत्यु दर में गिरावट तुरंत कैसे देखने को मिलती है, क्योंकि देखिए स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आ जाती है, अस्पतालों का एक ढांचा खड़ा हो जाता है। तो अस्पतालों की वजह से और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की वजह से मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आती है। लेकिन जन्म दर में गिरावट उतनी तेजी से नहीं आती। तो जनसंख्या जो है वो अच्छी खासी बढ़ोतरी के साथ हम लोगों को दिखाई देती है। ये जो फेज है ये कौन सा फेज है, ये फेज है सेकेंड। और जैसे ही आप थर्ड फेज में आते हैं, इस फेज में क्या है, जन्म दर भी कम हो जाती है और मृत्यु दर भी जो हो जाती है कम हो जाती है। तो यहां पर भी जनसंख्या क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। और ये जो फेज आता है ये तीसरा फेज आता है। तो फर्स्ट फेज ऐसा फेज होता है जो कि ग्रामीण अशिक्षित समाज वाला फेज होता है। और यहां पर जो देश होते हैं वो अल्प विकसित देश होते हैं। कौन से देश होते हैं, अल्प विकसित देश होते हैं। इनका एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं बांग्लादेश या वर्षा वनों में जो आदिवासी क्षेत्र होते हैं। आप आदिवासी क्षेत्रों में देखेंगे कि वो समाज जो होगा वो ग्रामीण समाज होगा, खेतीहर समाज होगा और अशिक्षित समाज होगा, जो कि वहां पर जो आदिवासी क्षेत्र होगा। और जैसे ही आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो जन्म दर में तो धीरे धीरे गिरावट आती है और मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आती है। तो जो सेकंड फेज है वो विकासशील देशों का जो होगा फेज होगा। तो भारत जैसे जो देश है वो द्वितीय अवस्था में गुजर रहे हैं। और तीसरा जो समय हम लोगों ने देखा कि ग्रामीण खेतीहर समाज से समाज या व्यक्ति कहां पर आगे बढ़ जाता है, वो व्यक्ति बढ़ जाता है शिक्षित व्यवस्था की ओर या नगरीकृत व्यवस्था की ओर। तो शिक्षित और नगरीकृत व्यवस्था में आप जैसे ही जाएंगे तो ऐसे देशों के एग्जाम्पल कौन से हैं, विकसित देश। तो खासकर अमेरिका, जापान, सिंगापुर जो है वो तीसरे फेज में आते हैं, जहां पर जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी कम है। ठीक है, एक बार शॉर्ट में कुछ सेकंड्स में एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। देखिए यहां पर क्या है, जन्म दर उच्च है और मृत्यु दर भी उच्च है। जन्म दर उच्च, मृत्यु दर उच्च, ऐसे देशों के एग्जाम्पल कौन से हैं, जितने भी अल्प विकसित देश हैं। तो यहां पर जनसंख्या क्या है, स्थिर। जैसे ही आप दूसरे फेज में जाते हैं तो जन्म दर में धीरे धीरे गिरावट आती है, लेकिन मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आती है। तो जन्म दर में धीरे धीरे गिरावट और मृत्यु दर जो है तेजी से गिरेगी, तो यहां पर जनसंख्या बढ़ी हुई दिखेगी। तो इसके एग्जाम्पल है भारत जैसे देश। तो भारत की जनसंख्या देख लीजिए दुनिया में कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे। और तीसरा फेज जहां पर जो है जन्म दर भी निम्न होती है, मृत्यु दर भी निम्न होती है, इसके एग्जाम्पल है विकसित देश जैसे कि अमेरिका, सिंगापुर और जापान। तो इस ग्राफ में यह बताया गया है कि जनसंख्या का संक्रमण या ट्रांजिशन जो है किस तरीके से दिखाई देता है। इस बात को आप लोग यहां पर पढ़ सकते हैं। और लास्ट चीज कि ये ट्रांजिशन कितनी अवस्था में है, तो ये देखिए प्रथम अवस्था जो मैंने आप लोगों को बताई, उच्च जन्म दर उच्च निम्न दर। द्वितीय अवस्था जन्म दर में धीरे से गिरावट लेकिन मृत्यु दर में तेजी से गिरावट, और कारण क्या कि स्वास्थ्य में सुधार। और तीसरा फेज कौन सा है, तीसरा फेज तृतीय अवस्था वाला, जहां पर जन्म दर और मृत्यु दर में बहुत तेजी से गिरावट हम लोगों को देखने को मिलती है और जनसंख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहां पर विकसित समाज जो है यहां पर आता है। ठीक है, और दूसरी बात कि जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत का उपयोग मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं कि जनसंख्या का अनुमान लगाने के लिए, जनसंख्या के अध्ययन के लिए और भविष्य की जनसंख्या क्या रहने वाली है इस बात को दिखाने के लिए जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। इस तरीके से हम लोगों ने जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर बहुत अच्छे से हम लोगों ने रिवाइज कर लिया है। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए जटिल से जटिल जो बातें होती हैं उनको आसान भाषा में समझाने का काम करता है। हम एक सीरीज चलाते हैं जिसमें हम लोग जो है पूरा चैप्टर तो कंप्लीट करते ही हैं, साथ में एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो MIQs हैं,
क्विक चैप्टर रिवीजन है, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन है और विभिन्न क्वेश्चंस के माध्यम से आप लोगों की प्रैक्टिस को मजबूत करते हैं। मैग्नेट ब्रेन सीबीएसई बोर्ड के साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड में आप लोगों के लिए क्लासेस लेकर आता है। साथ ही साथ हम वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी आप लोगों के लिए चला रहे हैं। अगर आप डे टू डे अपडेट्स पाना चाहते हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं। जो सोशल मीडिया चैनल्स जिन पर हम उपलब्ध हैं वो है फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल। www.magnetbrains.com ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अगर किसी चीज में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।